शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। आज मैं सुरजीत शर्मा आपके साथ सिंधु घाटी की सभ्यता और उसका महत्व को लेकर एक विषय लेकर उपस्थित हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता को हम मुख्यतः अलग अलग 3 नामों से जाना जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह टिग्रिस यूफ्रेटस के तट पर मेसोपोटामिया, नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता एवं हांगो के तट पर चीन सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नागरीय या शहरी क्रांति के नाम की अवस्था को दर्शाता है। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कराई, जिसमें एक वृहद नगरीय ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया गया: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। जहाँ तक हम इसके कालखंड की बात करते हैं, इसका जो कालखंड में इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। कुछ इसे 4500 ईस्वी पूर्व का मानते हैं, कुछ इसे 3500 ईस्वी पूर्व, और जबकि जो सर्वमान्य काल है वो है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थान कि हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए और इसकी उत्खननकर्ता कौन थे और कब किस वर्ष इसकी खोज की गई। सबसे पहले लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थान था हड़प्पा, जिसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे और इन्होंने वर्ष 1921 में उत्खनन कार्य किया। और यह इसकी जो स्थित है ये रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है हड़प्पा, और वर्तमान इसकी जो स्थिति है वो पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला है। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो मोहरों पर एक सींग वाला पशु, कांसे की इक्का गाड़ी, अनागार, कब्रिस्तान। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य किया गया था वो राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था 1922 में। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और वर्तमान में पाकिस्तान का लरकाना जिला में है। प्राप्त साक्ष्य है 3 मुख वाले देवता पशुपति। नर्तकी की कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है और विशाल स्नानागार मुख्यतः और सूती वस्त्र। नेक्स्ट है चनहूदड़ो। N.G. मजूमदार 1931 में इसकी खोज की गई और ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से
मन के बनाने का कारखाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा अमलानंद घोष उत्खननकर्ता 1953 में इन्होंने इसकी खोज की। और घग्गर और सरस्वती वर्तमान की, जिसे हम सरस्वती नदी के नाम से जानते भी हैं। और ये श्री गंगानगर वर्तमान में राजस्थान में यह साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो जूते हुए खेत, नकाशीदार ईंटें, अग्निवेदी, पक्की मिट्टी का हल, ये साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट कोट दीजी, फजल अहमद 1953, सिंध प्रांत, सिंधु नदी के किनारे, खैरपुर पाकिस्तान, पत्थर के बाणग्रह, ये साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रोपड़, रंगनाथ राव उत्खननकर्ता 1953 से 54 के बीच में इन्होंने यह कार्य किया। और मादर नदी के किनारे, वर्तमान में काठियावाड़ गुजरात में स्थित है, और धान की भूसी और गेहूं की खेती के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 के बीच में इन्होंने यह कार्य किया, और सतलुज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। और रोपड़ वर्तमान में पंजाब में है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। नेक्स्ट है लोथल, इसके उत्खननकर्ता भी रंगनाथ राव 1957 में भोगवा, अहमदाबाद गुजरात। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो बंदरगाह, डाकयार्ड जिसे कहा जाता है, हाथी दांत का पैमाना, युगम, सावधान, चावल के दाने और खिलौने प्राप्त हुए हैं। ये थी बात यहाँ के प्रमुख स्थल और ये कहाँ कहाँ तक फैली है हड़प्पा सभ्यता। 1922 से 23 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की स्थल की खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता से मिले जुलते अवशेष अधिसंरचना को देखा। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें तो यह लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकानगेडोर से, पूरब में पश्चिम उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक विस्तृत है। इसके अवशेष भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैले हैं। अब बात करते हैं इसके जीवन शैली की। इसको हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं। सामाजिक जीवन, सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक जीवन। हड़प्पा पाई जो लोगों का जीवन सुविधापूर्ण तथा ऐश्वर्यपूर्ण था। संपन्न और समृद्ध लोग थे। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। सभी लोग पारिवारिक रूप में, छोटी इकाई परिवार थी। यहाँ निवास करने वाले लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय तथा द्रविड़ मूल के थे। मातृदेवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्रों से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा सभ्यता संभवतः मातृसत्तात्मक समाज था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एकांश आकृति प्राप्त हुई है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः लाल रंग प्राप्त हुआ है। समाज को व्यवस्था के आधार पर विद्वान, जिसमें पुरोहित, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक, शिल्पकार
के रूप में 4 भागों में बांटा गया था। लोग शिकार, मांसाहारी, शाकाहारी और तथा मांसाहारी दोनों थे। गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लोग इसकी खेती भी करते थे, ये हम आगे देखेंगे। स्त्री तथा पुरुष में बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषण पहनने का बहुत शौक था। सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र तथा सीपियों से निर्मित आभूषण प्रचलित थे। मकान निर्माण की कार्यशाला फैक्ट्री चनहुद्रो में अवस्थित थी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस सभ्यता में ये लोग पक्की ईंट बनाने का कार्य भी जानते थे। आग में पक्की मिट्टी की टोराकोटा, जो ईंट है उसको टोराकोटा के नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। नेक्स्ट था मछली पकड़ना तथा शिकार करना हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का दैनिक क्रियाकलाप था। तो ये थी इनकी सामाजिक जीवन शैली। आगे देखते हैं धार्मिक जीवन शैली। धार्मिक रूढ़ियों तथा कर्मकांडों को महत्व दिया जाता था। मूर्तियों तथा ताबीज के अतिरिक्त मुहरों पर अंकित चित्रों से पशु पूजा, वृक्ष पूजा इत्यादि की प्रवृत्ति सामने आती है। सिंधु घाटी में लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लोग मातृप्रधान समाज था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुख्य मुहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है। कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु पवित्र पशु थे। हड़प्पा से पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में प्राप्त हुई हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा दिखाई देता है। लिंग पूजा प्रचलित थी। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी: पूर्णतया समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार। ये था इनका सामाजिक जीवन। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक जीवन की। हड़प्पा सभ्यता में उपजाए जाने वाले 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है, जिसमें गेहूं, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज, मटर की उपजाए जाते थे। कपास को यूनानी सिंडोन कहते हैं, क्योंकि इसके उपज की पहली जानकारी यहीं से प्राप्त हुई है। कालीबंगा के से हल रेखा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल रेखा अधिकतर पूछा जाता है कि हल रेखा या खुदे हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये कालीबंगा है। किंतु जल संग्रह के लिए बांध के निर्माण का साक्ष्य धौलवीरा से प्राप्त हुआ है। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट कर सकते हैं। धातु कर्म की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। वो मेटल डिज़ाइन करना जानते थे, जिसमें तांबा तथा टिन के मिश्रण से कांसे निर्माण की प्रविधि उन्हें ज्ञात थी। मापतोल के मानकीकरण को स्थापित किया था। फुट तथा क्यूबिक की जानकारी लोगों को थी। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। ये इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लोथल से हाथी दांत का पैमाना अधिकतर सवाल पूछा जाता है। मुहरों पर चित्रित जहाज़ों के डिज़ाइन तथा लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य। फारस की मुहरें
बाह्य व्यापार का संकेत देती हैं। ये लोग विदेशों में मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ वहाँ के लोगों से व्यापार भी करते थे, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक तथा बाह्य व्यापार में संलग्न थे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से व्यापार किया जाता था, और आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी के माध्यम से होता था। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों से हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। अच्छा, जहाँ तक माप तोल की बात करते हैं, माप तोल की अनुपात की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में था, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से ये माप तोल को करते थे। और विनिमय जो होता था वो वस्तु विनिमय पर या मोहरों या फिर अधिकतर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, कि एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु दे दी जाती थी, इसको विनिमय प्रणाली कहा जाता था। अच्छा, तो आगे आयातित, जो बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुएं थी, उसमें सोना था। सोना कर्नाटका और अफ़गानिस्तान से आयात होता था। चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से। तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान से। सीसा राजस्थान, ईरान और अफ़गानिस्तान से। गोमेद सौराष्ट्र, गुजरात से जो आयात किया जाता था। टिन मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान से। और सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से आयात किया जाता था। अगली बात करें जिसके लिए यह सभ्यता जानी गई, वो है नगरीय योजना। यहाँ की जो टाउन प्लानिंग सिस्टम था ये बहुत एडवांस था। इसको आप वर्तमान चंडीगढ़ से भी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ की मकान बने थे वो एक निश्चित पैरामीटर पर बने थे, निश्चित दूरी पर बने थे, और उसमें जो बीच से मार्ग या सड़क के दोनों ओर ये मकान बनाए जाते थे। इसको थोड़ा डिस्कस करते थे। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में उत्खनन के बाद प्राप्त स्थलों में नगरीकरण के अवशेष मिले हैं। भवनों के निर्माण में एक रूपता के दर्शन होते हैं, कि जो सिमिलिटीज़ हैं मकानों की उस बिल्कुल एक जैसे थे, उनको लगभग एक बराबर क्षेत्र पर बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरीय अवशेष प्राय 2 भागों में विभक्त थे, ऊपरी तथा निम्न। ऊपरी भाग दुर्गीकृत हैं, जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य भंडार, गृह इत्यादि निर्मित हैं, जबकि निम्न भाग में छोटे भागों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें छोटे छोटे घर होते थे, छोटे भवन। सभी भवन समान क्षेत्रफल में निर्मित हैं। इनका जो क्षेत्रफल है लगभग एक बराबर है। यहाँ के निवासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियों का निर्माण है। सड़कों के नीचे बड़ी नालियां निर्मित हैं। भवनों तथा निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में निकास प्रणाली इसके लिए शहरीकरण की प्रमुख विशेषता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इसके समकालीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनुपस्थित थी। मतलब कि यहाँ की जो टाउन डिज़ाइन सिस्टम था ये बहुत ही एडवांस था, और सभी भवनों में स्नानागार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब में बाथरूम या स्नानागार तथा पानी की निकासी की पाइपलाइंस वो सब में एक जैसी थी। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। इसके माध्यम से स्नान कुंड, जो स्नान कुंड जिसका डिज़ाइन लगभग, अगर हम उसकी लंबाई की बात करते हैं तो ये 11.88 मीटर और चौड़ा जो था
वो 7.1 मीटर चौड़ा और इसकी गहराई 2.43 मीटर गहरी थी। इसका उपयोग संभवतः अनुष्ठान या धार्मिक कार्यों में क्रियाकलापों में किया जाता था। गुजरात में स्थित धौलवीरा हड़प्पा सभ्यता का एक वृहद स्थल है। यह नगरीय स्थल अन्य स्थानों की भांति 2 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लिपि तथा लेखन कला की। देखो, सैंधव सभ्यता जो थी, ये यहाँ के जो लोग वो पढ़ना लिखना जानते थे। सैंधवकालीन मोहरों से लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। सिंधु लिपि हड़प्पा सभ्यता के में प्रचलित लिपि चित्राक्षर लिपि है। मतलब ये चित्र डिज़ाइन करके एक दूसरे को अपने विचारों को प्रकट करते थे, जिसमें इस लिपि को पढ़ने में अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, जबकि विद्वान लोग अभी भी इसके खोज कर ही रहे हैं। इस सिंधु सभ्यता में की लिपि में 65 मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिनको आप लिपि के आकृति कह सकते हो। 65 है चिन्ह, मूल चिन्ह, तथा 250 से 400 तक चित्राक्षर। पिक्टोग्राफ। इनका अंकन सेल खड़ी की आयताकार मोहरों ताम्र की गुटिकाओं इत्यादि पर प्राप्त हुआ है। अच्छा, जो लिखावट थी, जो ये लिखते थे कि ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखते थे, दाएं से बाईं ओर, इसे बोस्ट्रोफेडन लिपि भी कहा जाता है। इसको आप नोट कर सकते हैं कि इसको लिखने की लिखावट कौन सी लिपि है। ये बोस्ट्रोफेडन लिपि पर सबसे अधिक जो अक्षर जो सबसे ज़्यादा देखा गया है वो यू आकार और जो प्रचलित चिन्ह है वो था मछली का। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला है और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी। ये थी लिपि। सबसे लास्ट में है पतन, कि इस सभ्यता का पतन के मुख्य क्या कारण थे। इसमें भी इतिहासकारों का अपना अपना मत है। 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता बिखर गई थी। विद्वानों ने इसके पतन के लिए कई कारण बताए। सबसे पहला था आर्यों का आगमन या फिर आर्यों का आक्रमण। व्हीलर, स्टुअर्ट, पीटल, गार्डन, चाइल्ड, ये कुछ इतिहासकार इसको आर्यों का आगमन मानते हैं इनके पतन के लिए। कुछ इतिहासकार इसका कारण बाढ़ मानते हैं। इनमें थे मार्शल, मैके, एस.आर. राव। इनका मानना है कि बाढ़ के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। जलवायु परिवर्तन, आर.एल. स्टार्ड, ए.एन. घोष, इनका मानना था कि जलवायु में परिवर्तन के कारण यह सभ्यता हमारी खत्म हो गई। जबकि के.यू.आर. कैनेडी महामारी और बीमारी को इसका कारण मानते हैं। पारिस्थितिक असंतुलन, फेयर सवियर, इसके लिए पारिस्थितिक असंतुलन को इसका कारण मानते हैं, जिससे यह सभ्यता खत्म हो गई।